चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें सब पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, रक्षा मंत्री के अनुसार सरकार उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए भारत में अडेप्टिव डिफेंस रणनीति तैयार कर रही है। तो रक्षा मंत्री ने रेखांकित किया कि युद्ध की पारंपरिक धारणाएं उभरती प्रौद्योगिकी और विकसित होती रणनीतिक साझेदारियों के चलते नया रूप ले रही हैं। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए अडेप्टिव डिफेंस रणनीति की आवश्यकता है। अडेप्टिव डिफेंस के विषय में देखते हैं। तो ये एक ऐसा रणनीतिक दृष्टिकोण है जिसके तहत किसी देश के सैन्य और रक्षा तंत्र को लगातार उभरते खतरों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए विकसित किया जाता है। इसका सिद्धांत देखते हैं। तो इसमें खतरों का अनुमान लगाने, अनुकूलन करने, नवाचार करने और अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने के लिए सक्रिय मानसिकता विकसित करना शामिल है। अडेप्टिव डिफेंस के लिए आवश्यक क्षमताएं देखते हैं। तो परिस्थितिजन्य जागरूकता, रणनीतिक और सामरिक स्तरों पर लचीलापन, अनुकूलन, चपलता और भविष्य की प्रौद्योगिकी के साथ एकीकरण। ठीक है, इसके महत्व की बात करें तो इसे सीमाओं की रक्षा के साथ साथ भविष्य को भी सुरक्षित करने, पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों दोनों से निपटने, राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ सूचना युद्ध के खतरे का मुकाबला करने आदि के लिए डिजाइन किया गया है। अब देखते हैं, उभरती हुई प्रौद्योगिकियां भविष्य के युद्ध की चालक हैं। तो सूचना युद्ध यह नेटवर्क सूचना प्रणालियों पर निर्भर करता है, जहां शत्रु देश से सूचना लाभ प्राप्त करने के लिए कॉपरेशन किया जाता है। उदाहरण के लिए साइबर युद्ध, घातक स्वायत्त हथियार प्रणाली। तो एक बार सक्रिय होने के बाद यह हथियार प्रणाली बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के लक्ष्यों को भेज सकती है। लेजर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन, तो यह उपग्रहों पर अंतरिक्ष आधारित हमलों के लिए प्रयुक्त होती है। और सिंथेटिक बायोलॉजी, अवैध जीन एडिटिंग, साइबर बायोक्राइम, बायो मेलवेयर, बायो हैंगिंग जैसे अपराध शामिल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। बाकू में यूएनएफसीसीसी के पक्षकारों के सम्मेलन COP29 में अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार मानकों पर सहमति बनी। तो ये मानक संयुक्त राष्ट्र के तहत एक केंद्रीकृत कार्बन बाजार का प्रावधान करते हैं। ये पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत वार्ता के समापन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। बात करते हैं पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 के विषय में। तो यह ऐसे सिद्धांत प्रदान करता है जिसके माध्यम से देश अपने जलवायु लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए स्वैच्छिक सहयोग का अनुसरण कर सकते हैं। ये देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी से अर्जित कार्बन क्रेडिट्स को अन्य देशों को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, ताकि उनके जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में मदद की जा सके। इसमें 2 उपखंड भी शामिल हैं, अनुच्छेद 6.2 और अनुच्छेद 6.4। देखते हैं अनुच्छेद 6.2 के विषय में। तो देश उत्सर्जन में कमी रोकथाम से अर्जित क्रेडिट्स का द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौतों के माध्यम से व्यापार कर सकते हैं। व्यापार किए गए क्रेडिट्स को अंतर्राष्ट्रीय रूप से हस्तांतरित शमन परिणाम कहा जाता है। ITMO को कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य या किसी अन्य मीट्रिक में मापा जाता है। बात करते हैं अनुच्छेद 6.4 या पेरिस एग्रीमेंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म के विषय में। तो अनुच्छेद 6.4 पर्यवेक्षी निकाय नामक संयुक्त राष्ट्र की इकाई की देखरेख में एक वैश्विक कार्बन बाजार बनाने का प्रयास करता है। इसके अंतर्गत क्रेडिट को A6.4 ERSS कहा जाता है और इसे देश, कंपनी या व्यक्ति खरीद सकते हैं। पिछले महीने बाकू में आयोजित अनुच्छेद 6.4 के लिए पर्यवेक्षी निकाय की बैठक में वर्तमान में सहमत मानकों का प्रस्ताव किया गया था। अब देखते हैं सहमत कार्बन बाजार मानकों का महत्व। तो विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और सहमत कार्बन बाजार मानकों की सहायता से क्रेडिट व्यापार के बाद निगरानी और दीर्घकालिक बाजार विश्वसनीयता को सुगम बनाया जा सकता है। ठीक है, अब इसी के साथ बात करते हैं कार्बन बाजार या कार्बन मूल्य निर्धारण उपकरण के विषय में। तो कार्बन बाजार या कार्बन मूल्य निर्धारण उपकरण सरकारों और गैर राज्य अभिकर्ताओं को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन क्रेडिट्स का व्यापार करने में सक्षम बनाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, अनुपालन तंत्र तथा स्वैच्छिक तंत्र। तो भारत में दोनों के लिए निम्नलिखित ढांचा मौजूद है। अनुपालन के लिए परफॉर्म अचीव ट्रेड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट तथा स्वैच्छिक ऑफसेट तंत्र या स्वच्छ विकास तंत्र। ठीक है, ये बात की हमने कार्बन बाजार या कार्बन मूल्य निर्धारण उपकरण के विषय में। अब बात करते हैं, RBI और SEBI ने FPI का FDI के रूप में क्लासिफिकेशन करने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया। तो वर्तमान विनियमों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक किसी भारतीय कंपनी में उसकी कुल पेड अप इक्विटी पूंजी का अधिकतम 10% तक ही पोर्टफोलियो निवेश के रूप में निवेश कर सकते हैं। गौरतलब है कि वह राशि जो कंपनी को शेयरधारकों से शेयरों के बदले में प्राप्त होती है उसे पेड अप इक्विटी पूंजी कहते हैं। इससे पहले FPIs के लिए निर्धारित इस 10% की सीमा को पार करने पर FPIs के पास 2 विकल्प होते थे, अधिशेष शेयरों को बेचना तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में रिक्लासिफाई हो जाना। यदि कोई FPI अपने संस्थागत विदेशी निवेश को FDI में क्लासिफाई करने का इरादा रखता है तो उस FPI को नीचे दिए गए ऑपरेशनल फ्रेमवर्क का पालन करना होगा।
देखते हैं एफपीआई को एफडीआई के रूप में रिक्लासिफाई करने के संबंध में आरबीआई का नया ऑपरेशनल फ्रेमवर्क। एफडीआई के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों में री क्लासिफिकेशन की सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसे चिट फंड, गैम्बलिंग आदि। विशेष रूप से समवर्ती देशों से एफपीआई निवेश के लिए सरकारी अनुमोदन अनिवार्य है तथा संबंधित भारतीय कंपनी की सहमति भी आवश्यक है। साथ ही निवेश को एफडीआई के नियमों के तहत प्रवेश मार्ग, सेक्टोरल कैप्स, निवेश सीमा, मूल्य निर्धारण, दिशा निर्देश और अन्य संबंधित शर्तों का पालन करना चाहिए। एफपीआई का रिक्लासिफिकेशन विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम 2019 द्वारा निर्देशित होगा। इस कदम का महत्व देखते हैं। तो इससे अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। एफपीआई को अधिक रणनीतिक निवेश में तब्दील करने में सुगमता प्रदान की जा सकेगी और साथ ही भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों के लिए स्पष्टता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विषय में। तो एफडीआई के जरिए कोई विदेशी निवेशक भारत में किसी निवेशक संस्था या सरकार द्वारा प्रवर्तित किसी कंपनी या परियोजना में हिस्सेदारी प्राप्त करता है। यह आमतौर पर एक दीर्घकालिक निवेश होता है, साथ ही ये ऋण सृजन नहीं करने वाली पूंजी प्रवाह भी होता है। ठीक है, देखते हैं एफडीआई अनुमोदन मार्ग। स्वचालित मार्ग की बात करें तो अनिवासी या भारतीय कंपनी को सरकार से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। सरकारी मार्ग के तहत विदेशी निवेश के प्रस्तावों पर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय और विभाग द्वारा विचार किया जाता है। ठीक है, ये बात की हमने एफडीआई के विषय में। अब बात करते हैं नीति आयोग के सीईओ ने आरसीईपी और सीपीटीपीपी में भारत की सदस्यता का समर्थन किया। तो नीति आयोग के सीईओ के अनुसार भारत जैसे कुछ देश ही क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी आरसीईपी तथा ट्रांसफर पैसिफिक भागीदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते सीपीटीपीपी जैसे बड़े व्यापार समझौतों के सदस्य नहीं हैं। उपयुक्त समझौतों के उद्देश्य व्यापार बाधाओं को दूर करना तथा सदस्य देशों में निवेश को बढ़ावा देना है। इसके लिए टैरिफ सुविधा तथा पर्यावरण एवं श्रम सुरक्षा मानकों में सुधार किए जाते हैं। आरसीईपी और सीपीटीपीपी में शामिल होने से भारत को होने वाले लाभ देखते हैं। तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा, भारत से होने वाले कुल निर्यात में एमएसएमईज का 40% हिस्सेदारी है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में शामिल होना। तो आरसीईपी और सीपीटीपीपी के सदस्य देशों का दुनिया के 70% व्यापार पर नियंत्रण है। और चीन +1 रणनीति के अवसर का लाभ उठाना। तो वस्तुओं की आपूर्ति के लिए विश्व में चीन पर कम होती निर्भरता का भारत लाभ नहीं उठा पा रहा है। ऐसा इस कारण क्योंकि चीन से बाहर जा रही विनिर्माण गतिविधियां भारत में उच्च प्रशुल्क होने से किसी अन्य देश का रुख कर रही हैं। ठीक है, आरसीईपी और सीपीटीपीपी में शामिल होने के बाद भारत को प्रशुल्कों को कम करना होगा। भारत की विनिर्माण क्षमता में वृद्धि होगी। आरसीईपी और सीपीटीपीपी आयात को सुविधाजनक बनाएंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, निजी क्षेत्र के मुनाफे और क्षमता उपयोग को बढ़ाएंगे आदि वाणिज्यिक लाभ देखते हैं। तो ई कॉमर्स जैसे नए व्यापार फ्रेमवर्क को विस्तार देने का अवसर मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं आरसीईपी और सीपीटीपीपी में शामिल होने से संबंधित भारत की चिंताएं। तो सस्ती वस्तुओं के आयात में वृद्धि, प्रशुल्क कम होने या समाप्त होने से देश में आयात में अधिक वृद्धि हो सकती है। इससे व्यापार घाटा और बढ़ सकता है। भारतीय उद्योगों पर प्रभाव। तो भारतीय उद्योगों को श्रम, कार्यदशा और पर्यावरण संरक्षण पर सख्त मानकों को अपनाना होगा। इससे स्थानीय और कम प्रतिस्पर्धी भारतीय उद्योगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। देश में कुछ क्षेत्रों को द्वारा विरोध। तो औद्योगिक देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बहस से आरसीईपी में शामिल होने का भारतीय डेयरी क्षेत्र विरोध कर रहा है। आगे की राह देखते हैं। पिछले व्यापार समझौतों के अनुभवों से सीख लेना। तो जटिल वैश्विक आर्थिक स्थितियों से निपटने के लिए डेटा विश्लेषण के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। आरसीईपी के विषय में देखते हैं। तो शुरुआत में इसमें आसियान के 10 सदस्य देश ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस और वियतनाम तथा आसियान के 6 मुक्त व्यापार समझौतों साझेदार देश भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल थे। वर्तमान में इसके 15 सदस्य हैं। 2019 में भारत इस समझौते से बाहर हो गया था। अब देखते हैं सीपीटीपीपी के विषय में। तो ये 11 देशों का मुक्त व्यापार समझौता एफटीए है। ये 11 देश हैं: ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, पेरू, मैक्सिको और न्यूजीलैंड। ठीक है, ये बात की हमने सीपीटीपीपी के विषय में। अब बात करते हैं विश्व बैंक ने अनलॉकिंग द पावर ऑफ हेल्दी लॉन्गेविटी, डेमोग्राफिक चेंज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट जारी की। तो इसमें जनसांख्यिकीय रूपांतरण को मानव पूंजी और आरोग्यता के समक्ष चुनौतियों में से एक के रूप में उजागर किया गया। साथ ही इसमें बताया गया कि प्रमुख गैर संचारी रोगों के निवारण से स्वस्थ दीर्घायु को संभव किया जा सकता है। जनसांख्यिकीय रूपांतरण से तात्पर्य है मृत्यु दर, जन्म दर और जनसंख्या वृद्धि के पैटर्न में बदलाव जो उच्च जन्म मृत्यु दर से कम जन्म और मृत्यु दर में तब्दील हो रही है। स्वस्थ दीर्घायु का अर्थ है जीवन भर रोकथाम योग्य मृत्यु
और दिव्यांगता को कम करते हुए वृद्धावस्था में शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक आरोग्यता को बनाए रखना। ठीक है, इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर एक नजर डालते हैं। तो गैर संचारी रोगों का प्रभाव जैसे हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर आदि वैश्विक स्तर पर 70% से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान अनुमानों के आधार पर इसके चलते कुल मृत्यु दर 61 मिलियन से बढ़कर 92 मिलियन हो जाएगी। इस रिपोर्ट में भारत से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। बचपन में एनडीसीएस, इसके कारण शिक्षा पूरी करने के लगभग 1.2 से 4.2 वर्ष की हानि हो जाती है। चिकित्सा पर अधिक आउट ऑफ पॉकेट व्यय, तो इसमें मुख्य रूप से इलाज हेतु यात्रा पर अधिक खर्च होता है। जीवन प्रत्याशा, सबसे कम शिक्षित वर्ग में 15 वर्ष की आयु पर जीवन प्रत्याशा सबसे कम होती है, क्योंकि 30 से 69 वर्ष की आयु के बीच गैर संचारी रोगों से मृत्यु दर अधिक होती है। देखते हैं स्वस्थ दीर्घायु को बढ़ावा देने के लिए रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें। तो एनसीडीएस के लिए जीवन प्रिय दृष्टिकोण, तो इसके तहत एनसीडीएस की रोकथाम और प्रबंधन के साथ साथ श्रम बाजार, सामाजिक संरक्षण एवं दीर्घकालिक देखभाल जैसे अन्य नीतिगत सुधार किए जाने चाहिए और वित्तीय उपायों का लाभ उठाना। इसके लिए लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों जैसे तंबाकू आदि पर कर को बढ़ाना चाहिए। एनसीडीएस के विषय में देखते हैं तो दीर्घकालिक बीमारियां जो लंबे समय तक बनी रहती है, इन रोगों के पीछे तेजी से बढ़ता अनियोजित शहरीकरण, अस्वास्थ्यकर जीवन शैली और बढ़ती जनसंख्या जैसे कारक प्रमुख रूप से जिम्मेदार होते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और हृदयाघात की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम और गैर संचारी रोगों की रोकथाम पर केंद्रित है। ठीक है, ये बात की हमने एनसीडीएस के विषय में। बात करते हैं ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट जारी की। तो यह रिपोर्ट बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP29 के दौरान जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार कार्बन उत्सर्जन की वर्तमान दर जारी रहने पर वैश्विक औसत तापमान लगभग 6 वर्षों में लगातार 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की 50% संभावना है। संभवतः इस वर्ष पहली बार वैश्विक औसत तापमान 1.5 डिग्री की सीमा पार कर जाएगा। देखते हैं कार्बन बजट क्या है। तो ये CO2 उत्सर्जन की वह मात्रा है जो वैश्विक तापमान को एक निश्चित स्तर तक सीमित रख सकेगी। मौजूदा मामले में पेरिस समझौते का लक्ष्य वैश्विक तापमान को औद्योगिक क्रांति पूर्व स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि तक सीमित रखना है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन आधारित CO2 उत्सर्जन के इस वर्ष 37.4 बिलियन टन के रिकॉर्ड उच्च स्तर को पार करने का अनुमान है। वर्ष 2023 में जीवाश्म ईंधन से वैश्विक CO2 उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान चीन 31%, संयुक्त राज्य अमेरिका का 13%, भारत 8% और यूरोपीय संघ 7% था। ये 4 क्षेत्र जीवाश्म ईंधन से 59% वैश्विक CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, जबकि शेष विश्व 41% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। वनों की कटाई जैसे भूमि उपयोग बदलावों से होने वाले वैश्विक उत्सर्जन में पिछले 10 वर्षों में 20% की कमी दर्ज की गई है। वनों की स्थायी कटाई से होने वाले कुल वैश्विक उत्सर्जन के लगभग आधे हिस्से की भरपाई पुनः वर्णीकरण और नए वन करते हैं। भूमि और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड सिंक कुल CO2 उत्सर्जन का लगभग आधा हिस्सा अवशोषित कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने के बावजूद ये सिंक अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, हम बात करते हैं ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट GCP के विषय में। तो इसकी स्थापना 2001 में हुई। इसका उद्देश्य वैश्विक कार्बन उत्सर्जन और सिंक में बदलाव की निगरानी करना तथा पेरिस समझौते के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति के एक प्रमुख उपाय के रूप में कार्य करना है। यह 3 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के लिए वैश्विक बजट जारी करता है। ठीक है, तो ये बात की हमने आज के करंट अफेयर की। इसके साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।